Yes. डाउट है। इफ अ पॉजिटिव चार्ज इज शिफ्टेड फ्रॉम, फिर से पोटेंशियल का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन 4 भी नहीं होगा, फिर Yes, sir. 5 भी नहीं होगा। चलो 6th में कोई डाउट है? 6th में कोई डाउट? No, नहीं है डाउट। सिर्फ अगर डाउट है तो आप बोलो, वरना मैं समझ जाऊंगा। सर फोर्थ में डाउट था। 4th 5th अभी नहीं होंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे हैं, आपको पढ़ के ही समझ आ गया होगा, हमने भी पढ़ा नहीं है। क्वेश्चन 6th में कोई डाउट है? क्वेश्चन 7th, क्वेश्चन Sir, 1 to 8th 6 भी ही था नहीं। ना? क्या हुआ? सर 1 to 6 ही दिए। अच्छा 1 to 6 ही दिया। चलो ऑब्जेक्टिव 2, 1 में कोई डाउट? 2 में कोई डाउट? चलो Yes. एक्सरसाइजेस, किस में डाउट है? सर 2 में। A point charge is brought in an electric field. The electric field at a nearby point will increase if the charge is positive, will decrease if the charge is negative. हाँ भाई, तो क्वेश्चन से आपको क्या समझ आया? तो डिपेंड करेगा, आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड में लाके एक चार्ज को रखा है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से है और पॉजिटिव चार्ज तो अपनी फील्ड ऐसे बनाएगा, तो अगर पॉइंट आप यहाँ चूज करते हो तो नेट कैसी दिखेगी? बढ़ी हुई दिखेगी। और यहाँ पॉइंट चूज करते हो तो नेट कैसी दिखेगी आपको? घटी हुई दिखेगी। समझ आ रहा है? तो इट मे इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग ऑन पॉइंट कहाँ चूज किया गया है। यस सर। क्लियर हुआ? सिमिलरली नेगेटिव के लिए तो सी और डी ऑप्शन हमारे आंसर हो जाएंगे। पेज 121 एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 1 में कोई डाउट? सेकंड, थर्ड, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, 6, फिफ्थ में डाउट है। Find the electric force between two protons separated by a distance. The proton and the nucleus remain at this separation. तो फिफ्थ क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 1 फर्मी रिमेन एट अ सेपरेशन ऑफ दिस ऑर्डर। ओके, तो 1 फर्मी के सेपरेशन पे बेटा इसमें कैसे डाउट हो सकता है? k q1 q2 by r स्क्वायर, k की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 है, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है, स्क्वायर हो गया। बीच की डिस्टेंस आपको दी गई है 1 फर्मी। क्लियर हुआ? Yes, sir. सिक्स्थ, सेवेंथ, एट, 9, 10, 11, Sir, 11th में sec- 11th में डाउट है लोगों को? Sir, 11th का जो second वाला है ना, why do these protons not fly apart? Yes, sir. वो second वाला point. तो उसका रीजन है, द रीजन इज न्यूक्लियर फोर्सेस।
न्यूक्लियर फोर्सेस हम पढ़ेंगे 12th के एंड में, ठीक है ना। तो न्यूक्लियर फोर्सेस बेसिकली हर प्रोटॉन को चारों तरफ से न्यूट्रॉन्स घेरे रहते हैं, जिनका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन को बैलेंस करता है। इसलिए हम कह देते हैं कि ये फ्लाई अपार्ट नहीं करते बल्कि एक दूसरे से बंधे रहते हैं। तो न्यूक्लियर फोर्सेस बैलेंस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। रिपल्शन, न्यूक्लियर फोर्सेस अट्रैक्टिव इन नेचर होते हैं ऑलवेज। क्लियर हुआ? यस 12th 13 सर 13 का 14 लास्ट था। 13th NaCl molecule is bound due to electric force between sodium and chlorine ions. 14 का लास्ट था। क्या? 14 का लास्ट वन सर। 14th find the ratio of electric and gravitational forces between two protons. यार इसमें डाउट है तुम्हें? हाँ बोलो भाई। नो नो सर तो पूछा क्यों है फिर? प्रोटॉन पे चार्ज ई हो गया, डिस्टेंस r मान लेते हैं r², ग्रेविटेशनल फोर्स G(m)m by r², ये हो गया ke² by Gm²। सबकी वैल्यू पता है हमें। बोलो क्या डाउट है 14th में? कोई डाउट नहीं है? नो 15th 15 का बी सर। 15th का बी। Suppose an attractive nuclear force acts between two protons may be written as this. Write down the dimensional formula हो गया B part. Suppose that K is 1 and that the repulsive electric forces between protons is just balanced by attractive force when separation is this. तो F आपको दिया गया है CE की पावर -K R/r²। ये आपका फोर्स है, ये जस्ट बैलेंस कर रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स को, यानी कि के बाय जो डिस्टेंस दी गई है आपको r², है कि नहीं? r की वैल्यू भी दे दी गई है, दोनों को इक्वेट करना था। ये हो जाएगा आपका CE की पावर, k की वैल्यू 1 फर्मी दे दी है -10 की पावर -15 इंटू r। सर फर्मी ये के हो ऊपर जाना से चाहिए -1 है ना? क्या? 1 फर्मी इनवर्स है ना सर? तो +15 हो जाएगा सर। वो तो यूनिट को बैलेंस करने के लिए दिया हुआ है 1 फर्मी इनवर्स। हाँ k की वैल्यू वैसे क्या दे दिया हमें? 1 ही दे दिया सर ना, 1 ही है। यस पर फर्मी इनवर्स दिया है तो तो रेडियस के उसे साथ मीट मल्टीप्लाई कर नॉन डायमेंशनलेस हो इसलिए। ई की पावर। नहीं, वो समझ गया, पर जब आप k को ये लिखोगे ना, ये दिया है ना k 1/1 बाय फर्मी, तो इस फर्मी को मीटर में कर, अच्छा वो दूसरी चीज भी आपने मीटर में फर्मी में ही पुट कर दी होगी ना, डिस्टेंस। यस सर। आपने r सीधे पुट कर दिया होगा 5, यहाँ ये बोल रहे हैं तो मैं उसको फर्मी में पुट कर दूंगा, वो सेम ही बात आ जाएगी, है ना। तो यहाँ से e की पावर -10 की पावर 15 और r को मैं रख दूंगा 5 × 10 की पावर -15,
है ना। ये हो जाना चाहिए 9 इंटू 10⁻9, 1.6 इंटू 10⁻−19 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये सी आ गया हमारे पास, तो मिला c इंटू ई की पावर 5 माइनस, ठीक है ना, इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 1.6 इंटू 10⁻−19 का होल स्क्वायर। सी यहाँ से निकाल सकते हो, ठीक है, या तो ln लेके सॉल्व कर लो, उससे आ जाएगा, मैथ से आ गए तो। सर लेकिन एक डाउट था कि जो हमको रिलेशन दिए एफ इज इक्वल टू सी ई रेस टू जो भी है तो उसमें सर ई क्या है? ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ई 2.7। अच्छा सर, तो सर उसको फिर मतलब वैल्यू रखनी पड़ेगी उसकी? रख सकते हो, पावर 5 कर देना, ओके सर, मल्टीप्लाई 2.7 की पावर 5। ओके सर गंदी देन। कैलकुलेशन दी है बहुत, ये मैं मानता हूँ, पर अब यही है जो है। ओके सर, ओके सर। 16th 17th 18 19 20 सर 20th। 10 It's a positively 20. charged particles are kept on the x-axis then positively charged particles kept on the x-axis at x is equal to 10, x20, x30. The first particle has charge 10 की power -8, 8 into 10 की power -8, 27 into 10 की power -8, and so on. 10th particle x is equal to 100 पे होगा, उस पर है 1000 10 की पावर -8। Find the magnitude of electric force acting on a 1 coulomb charge placed at origin. तो पहली बात तो सभी का चार्ज, सभी का फोर्स जो है सेम डायरेक्शन में आने वाला है, सब पॉजिटिव है, रिपल्सिव हो। तो एफ नेट आप सिंपली कह सकते हो, ये हो जाएगा k q1 q2 बाय आर स्क्वायर, ठीक है। डिस्टेंस आपको 10 सेंटीमीटर दिए, प्लस k q1 q2 बाय आर स्क्वायर, k q1 q2 बाय आर स्क्वायर एंड सो ऑन, ठीक है। तो k कॉमन ले सकते हैं, यहाँ हमारे पास क्या बच जाएगा, 10 की पावर -6 प्लस यहाँ हमारे पास क्या बच जाएगा, सर 2 के इंटू 10 की 10 पावर -6 प्लस यहाँ हमारे पास क्या बच जाएगा, 3 इंटू 10 की पावर -6। तो आखिरी में क्या बचेगा हमारे पास, 10 इंटू 10 की पावर -6। तो 9 इंटू 10⁻9 k की वैल्यू 10 की पावर -6 बाहर आ गया, 1 + 2 + 3 + 10, ये आपका फोर्स हो गया। कोई दिक्कत? नो। 21 22 22। सिर्फ बड़ा देख के डाउट पूछ रहे हो, है ना। Two identical balls, each having charge this much and mass, are suspended from a common point by two insulating strings 50 centimeter long. The balls are held 5 centimeter and then released. The electric pulse on one of the charged balls. नहीं, इसमें तो डाउट हो सकता है। चलो, तो दो बॉल्स इस तरह से दिए गए हैं आपको, आइडेंटिकल हैं, चार्ज भी सेम है, मास भी सेम है,
ये आपको 50 सेंटीमीटर दिया है। हाँ हाँ सर बोलो। आपकी स्क्रीन लैग हो रही है। मेरी स्क्रीन लैग हो रही है, सबको लैग होती हुई दिख रही है। यस सर, Yes, थोड़ा sir. लगेगा। मैं वापस से शेयर करता हूँ एक बार। अभी दिख रहा है? यस यस चलो, तो ये एंगल है, मान लेते हैं थीटा, और ये सेपरेशन टोटल 5 दिया था, तो सेंटर से 2.5 हो जाएगा। फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन वन ऑफ द बॉल्स, ये पूछा गया है सबसे पहले। ठीक है, तो ए पार्ट तो हो गया होगा शायद सबसे। यस ये हो सर। जाएगा के यस Q1 Q2 बाय 5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। B part is the component of resultant force on it along perpendicular to the string। ठीक है, तो किसी एक स्ट्रिंग का FPD अगर हम बना लें, तो यहाँ पे लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यहाँ पे लग रहा है mg, ये हो गया एंगल थीटा, यहाँ टेंशन होगा कुछ t, ये भी एंगल थीटा, ये डायरेक्शन परपेंडिकुलर हो गई, तो ये हो गया एंगल थीटा, ये है एंगल थीटा। तो एफ नेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रिंग क्या आ जाएगा? इसे सिंपली आप कह सकते हो एफ कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा। दिख रहा है कि नहीं? ट्राइंगल से हम देख सकते हैं टेन थीटा की जो वैल्यू है यहां से, वो हो जाएगी 2.5/50, है ना? यानी टेन थीटा आपको मिल जाएगा 25/500, यानी 1/20। ठीक है, ट्राइंगल अगर आप बनाते हो तो थीटा वैसे ही बहुत स्मॉल है, तो आप ये कह सकते हो कि साइन थीटा ये इक्वल है वन टेन थीटा और इक्वल है 1/20, और कॉस थीटा ये इक्वल है 1, क्योंकि थीटा बहुत स्मॉल है। सब कुछ गिवन है, वैल्यूज पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। सी पार्ट द टेंशन इन द स्ट्रिंग। टेंशन इन द स्ट्रिंग अंडर रूट ऑफ mg का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर, जो नेट फोर्स है वही हो जाएगा टेंशन इन द स्ट्रिंग। और डी पार्ट है एक्सीलरेशन ऑफ वन ऑफ द बॉल्स। ठीक है, जैसे ही रिलीज करते हैं हम, तो एक्सेलरेशन हमें निकालना है। एक्सेलरेशन सिंपली टेंजेंशियल नेट फोर्स एफ कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा, है ना, बाय एम, ये आ जाएगा। क्लियर हुआ? किसी पार्ट में कोई डाउट? नो। बात यह है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इतना स्ट्रॉन्ग है कि 5 सेंटीमीटर पर आपने पकड़ के तो रखा था, पर जैसे ही आप छोड़ोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से वो अपने टेंजेंशियल डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगी। क्लियर? यस क्वेश्चन नंबर 23, 24, 25। तो जिन लोगों ने करा था सॉल्व और उनके डाउट क्लियर हो गए हैं, उनको खुद में ही बेटर महसूस हो रहा होगा, और ये मैं कह सकता हूँ कि आगे चल के वही लोग हैं जो कुछ कर पाएंगे। जिन्होंने सॉल्व नहीं किया था और फालतू बैठे हुए थे, आप फालतू ही बैठे रहोगे। सर 22 में हम लोग एफ का कंपोनेंट और एम जी का कंपोनेंट जो
स्ट्रिंग के अलोंग है उसको प्लस कर लेंगे तो टेंशन नहीं आएगा किसमें बेटा? सर 22 के सी में ही, जहाँ पे हमको टेंशन निकालना था। वो सेम वैल्यू आ जाएगी बेटा। सेम आएगी सर? हाँ ओके सर। ठीक है, और बोलो। सर क्लियर? 25th वाला एक बार बता दीजिए। तब से बोल रहा क्यों नहीं बेटा? मैंने कॉपी बंद कर दिया। हम्म 25th. Two identical pith balls, each carrying a charge q, suspended from a common point by two strings of equal length L. Find the mass of each ball if the angle between the strings is 2 theta in equilibrium. बहुत ही हलवा सवाल, ठीक है। तो इस तरह से दिया गया है आपको, दो आइडेंटिकल स्ट्रिंग्स हैं L L, मास भी सेम होगा, बीच का एंगल 2 थीटा है तो ये एंगल थीटा हो गया। बीच की डिस्टेंस क्या बताई गई है? फाइंड द मास ऑफ ईच बॉल। बीच की डिस्टेंस नहीं बताई गई है, चलो। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा इस तरफ, क्योंकि हमेशा लाइन जॉइनिंग के अलोंग लगता है, और यहाँ लगेगा mg। ये अगर इक्विलिब्रियम में है तो ये एंगल भी होगा थीटा। तो इस छोटे ट्राइंगल से अगर आप देखो तो tan थीटा, ये क्या मिल जाएगा आपको? ये ऊपर f है तो ये भी नीचे क्या हो जाएगा? f बाय mg, ठीक है ना? ये हमें मिल जाएगा tan थीटा। पूछा क्या है? मास। तो मास को मैं क्या कह सकता हूँ? f बाय जी tan थीटा। f की वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम? फोर्स जो होगा ये हो गया L sin थीटा, बीच की डिस्टेंस 2L sin थीटा। फोर्स हो गया K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। इसे उठा के रख देंगे यहाँ पर, तो आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ? यस सर हाँ, सर आपने वो 22 में कुछ बोला था ना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत स्ट्रांग होगा, तो क्या बोला? 22 में क्या बोला था मैंने? भाई उन्होंने कहा कि आपने पकड़ के रखा है इसको, इसको इस तरह सेटअप पकड़ के रखा है, और जैसे ही आप रिलीज करते हो उसके बाद एक्सेलरेशन बताना है। तो उसके बाद एक्सेलरेशन क्यों हो सकता है? तो दो चीजें हो सकती है। हमने यहाँ पे से होल्ड करके रखा था, तो अब जैसे ही आप ये फोर्स हटाते हो, अपना जो जो भी फोर्स होगा वो आप हटाओगे, तो उसके बाद ये मूव होना स्टार्ट होगा। तो या तो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत स्ट्रांग है तो ये अपने फोर्स की वजह से ऊपर की तरफ एक्सीलरेट होना शुरू करेगी, mg अगर स्ट्रांग है तो नीचे की तरफ एक्सीलरेट होना शुरू करेगी, है कि नहीं? ओके सर। as soon as it is released। यस सर। चलो आगे चलते हैं, जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, कुछ भी कह सकते हो। यू जनरली सिंबल होता है पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है? देखो तो अब पोटेंशियल एनर्जी किसे बोला जाता है पहले ये देख लेते हैं। आपको एक बात पता है जो आपने वर्क पर एनर्जी में पढ़ी थी, कोई बता सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी किसे कहते हैं? So the decrease in Negative potential of the work energy, done by the work conservative done. वर्क डन, बिल्कुल। by conservative. बेसिकली द वर्क डन, the work done by conservative force, याद करो, work done by conservative force is stored in system
एज पोटेंशियल एनर्जी। समझ आए? याद करो, ग्रेविटी जो वर्क करती थी वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बनती थी, जबकि कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो जैसे कि फ्रिक्शन, तो वो जो वर्क करता है वो पोटेंशियल एनर्जी में सेव नहीं होता, वो वर्क वेस्ट हो जाता है, वो एनर्जी वेस्ट हो जाती है। तो पोटेंशियल एनर्जी हम डिफाइन ही किसके लिए करते हैं? कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए करते हैं। अब हमें एक चीज पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इज कंजर्वेटिव इन नेचर। ये मैंने एक प्रॉपर्टी आपको लिखाई थी, ठीक है ना? और आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सिंपली होता है Q इंटू ई। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव इन नेचर है, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो भी क्या हो जाएगा? कंजर्वेटिव इन नेचर हो जाएगा। बात समझ आई? तो मैं ये कह सकता हूं कि द वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स is stored as potential energy of the system। क्लियर है? आपने सुना भी होगा वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, हम लिखते थे कंजर्वेटिव फोर्स इज माइनस डेल्टा यू, जहां डेल्टा यू है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है ना? याद रखना डेल्टा यू क्या होता है? यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। क्लियर है? चलो Yes. सबसे पहले हम निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ टू पार्टिकल सिस्टम। तो मान लो कि आपके पास दो पार्टिकल हैं जो कि r सेपरेशन पे हैं, तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी हमें ये बताना है, ठीक है? जैसे Q1 और Q2 एट अ सेपरेशन ऑफ r, तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, ठीक है? तो इसे फाइंड करने के लिए मैं इमेजिन करता हूं कि मान लो दुनिया में कोई चार्ज नहीं था, दुनिया सुनसान थी, खाली थी, ठीक है? आप इन्फिनिटी से एक चार्ज Q1 लाए और उसे ला के यहां रख दिया, आपको कितना वर्क करना पड़ा होगा बताइए? वर्क भूल गए हैं शायद सब। वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो क्या आपको कोई फोर्स लगाने की जरूरत पड़ेगी? क्या कोई रिपल्सिव या अट्रैक्टिव फोर्स Q1 महसूस कर रहा है? इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में क्या Q1 के ऊपर कोई भी फोर्स एक्ट कर रहा है? Yes. कौन Yes. सा? Repulsive, sir. Electrostatic repulsion. किसका रिपल्सिव फोर्स? Q2 की वजह से फोर्स Q2 है ही नहीं ना, दुनिया में कोई नहीं है भाई, दुनिया खाली है। उस डायग्राम को ऊपर वाला तो बस क्वेश्चन लिखा है। लेट्स अज्यूम के बाद पढ़ो, इन्फिनिटी से आप Q1 को लाके एक पॉइंट पे रखते हो और संसार में और कोई चार्ज था नहीं उस समय पर, तो Q1 के ऊपर कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा था क्या? नहीं No, सर। no, sir. No. नहीं। नो सर। तो Q1 को इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में क्या मैंने कोई वर्क किया होगा? नहीं। जब Yes. इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो अपोज करने के लिए आपने कोई फोर्स नहीं लगाया होगा, तो वर्क डन क्या आ जाएगा? 0, है ना? पर जब मैं Q2 को लेके आना चाहूंगा, तो क्या Q2 Q1 का रिपल्शन महसूस करेगा? Yes. तो मान लो कि मैं Yes. Q2 को किसी डिस्टेंस x पे लेकर आ गया हूं,
तो इस समय आप मुझे बता सकते हो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो एक्ट कर रहा होगा वो किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा? राइट इधर। राइट तो मानते हैं कि मैंने Q2 को इस पॉइंट से इधर डिस्प्लेस किया थोड़ा सा dx। तो इस डिस्प्लेसमेंट के दौरान क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने कोई वर्क किया होगा? यस यस सर। ये पॉइंट है, मान लेते हैं इन्फिनिटी का पॉइंट, यहां से हम लेके आ रहे थे, और ये पॉइंट है, अगर मैं इन पॉइंट्स का नाम दे देता A और B, तो ये पॉइंट था आपका A, और यहाँ कुछ है पॉइंट B जो कि होगा किसी डिस्टेंस R पर। मुझे इसे B पर लेके आना है, पर मैंने बीच का कोई स्टेज इमेजिन किया जहां इसके ऊपर कुछ फोर्स लग रहा था, और मैंने इसे हल्का सा डिस्प्लेस कर दिया है dx। तो यहां अगर मैं बोलूं कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, तो छोटा सा जो वर्क डन होगा इस dx डिस्प्लेसमेंट में, क्या उसको मैं लिख सकता हूं f इंटू डी एक्स इंटू कॉस 180 डिग्री, क्योंकि वर्क डन होता है f डॉट s, है कि नहीं? तो फोर्स जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और जो आपका डिस्प्लेसमेंट है, क्या उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है? तो बीच का एंगल क्या आ जाएगा? 180 डिग्री आ जाएगा। अरे समझ आया? वैल्यू अगर मैं पुट करूं तो k q1 q2 बाय एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इंटू -1। टोटल वर्क डन के लिए W के लिए मैं इंटीग्रेट कर दूंगा dW को, यानी इंटीग्रेशन ऑफ k q1 q2 बाय एक्स स्क्वायर, माइनस साइन बाहर आ गया, और इंटू dx। लिमिट क्या लगाएंगे बता सकते हो आप? इन्फिनिटी से बोलिए। इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी से r। इनिशियली सेपरेशन इनफाइनाइट था, फाइनली सेपरेशन हमें r करना है। ये हो जाएगा माइनस k q1 q2 तो बाहर आ गया, 1 बाय एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 बाय एक्स, लिमिट है इन्फिनिटी से r। अगर हम पुट करेंगे ये आएगा माइनस k q1 q2, यहाँ मिल जाएगा हमें 1 बाय इंफिनिटी, है ना, माइनस 1 बाय r। समझ आया? तो जो वर्क डन आपको यहाँ से मिलेगा उसकी वैल्यू क्या हो सर जाएगी? -1 बाय इंफिनिटी +1 बाय r नहीं होगा? कैसे होगा भाई? हाँ। इंटीग्रेशन ही भूल गए अरे क्या? सर करेक्ट है। ठीक है, सॉल्व करने से मिलेगा k q1 q2 बाय r। समझ आया? यही वर्क डन है आपका इलेक्ट्रिक फोर्स का। समझ रहे हो? कोई दिक्कत? तो यही वर्क डन किसके अंदर स्टोर होगा? पोटेंशियल एनर्जी के अंदर। तो अगर मैं अज्यूम कर लेता हूं, या मैं ये कह सकता हूं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो आएगी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो आएगी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है ना, वो क्या हो जानी चाहिए? वर्क डन के इक्वल। क्लियर? तो वो हमें मिल गया है k q1 q2 बाय r। अब अगर ये कह दिया जाए कि पोटेंशियल एनर्जी एट B माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी इज k q1 q2 बाय r, और बोला जाए कि इफ पोटेंशियल एनर्जी एट इनफाइनाइट सेपरेशन is assumed to be 0, तो आप कह सकते हो कि सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी k q1 q2 +
Q1 Q2 बाय R। ये फॉर्मूला है जो कि आपको नोट डाउन करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। दो पार्टिकल अगर आपको दिए गए हैं और वो R सेपरेशन पे रखे हुए हैं और क्वेश्चन में बोला गया है कि इनफाइनाइट सेपरेशन पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है, या क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला गया है, तो आपको अज्यूम कर लेना है कि इनफाइनाइट सेपरेशन पे पोटेंशियल एनर्जी 0 ही होगी। 99% केसेस में इनफाइनाइट सेपरेशन पे पोटेंशियल एनर्जी को 0 ही ले लेते हैं। तो ये हो जाता है हमारा फॉर्मूला। क्लियर हुआ? नोट डाउन कर लो सभी लोग, यूनिट तो वही जूल है आपकी, स्केलर क्वांटिटी है। हो गया भाई? Yes, sir. तो एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा देता हूँ। मान लो कि यहाँ पे 3 चार्जेस हैं, Q1 Q2 और Q3, और ये डिस्टेंसेस हैं L L और L। आपसे पूछा जाए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है? तो ये याद रखना कि फॉर मोर देन 2 पार्टिकल्स मेक पेयर्स एंड ऐड पोटेंशियल एनर्जी। तो जब भी कभी 2 से ज्यादा पार्टिकल अगर आ जाते हैं आपके पास, तो आप क्या करो, 2-2 के पेयर बना लो और फाइनली सारी पोटेंशियल एनर्जीज को ऐड कर दो। समझ आए? तो यहां अगर मैं 2-2 के पेयर बना के पोटेंशियल एनर्जी लिखूं सिस्टम की, तो पहले तो मैं लिख सकता हूं K Q1 Q2 बाय L प्लस K Q2 Q3 बाय L प्लस K Q1 Q3 बाय L। हर चार्ज का हर दूसरे चार्ज के साथ पेयर में बना चुका हूं, तो 3 टर्म यहां पे आएंगी, है ना? और इतनी पोटेंशियल एनर्जी होगी। समझ आया? चलो, तो यहाँ पे Q1 है, Q2 Q3 Q4, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी आपको बतानी है। 2-2 के पेयर बनाओ और फॉर्मूला लिख दो बस। सर हाँ सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करेंगे, डाउट था। हाँ बोलो। सर वो वहाँ पे हमने डेल्टा U इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू क्यों नहीं लिखा? किस केस में? नहीं, नीचे ही वो डेल्टा U इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू क्यों नहीं लिखा? ये वर्क डन तो पोटेंशियल, हाँ तो वो नेगेटिव हो जाता है एक्सटर्नल फोर्स का, यानी हमने जो वर्क किया होता। इस पार्टिकल पे नेट फोर्स कितना, नेट वर्क कितना हुआ होगा ये बताओ। Q2 इन्फिनिटी पे रेस्ट पे था और B पे भी रेस्ट पे है, तो नेट वर्क डन तो कितना आया होता? 0। 0। तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड ने नेगेटिव वर्क किया है, उतना ही आपने क्या किया होगा? पॉजिटिव वर्क किया होगा। अरे यस सर। समझ रहे हो ना? तभी तो नेट वर्क क्या हो रहा होगा? 0। यहां मैंने इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन लिखा है, अगर मैं आपका वर्क डन लिख रहा होता तो फिर मैं माइनस डेल्टा यू लगा सकता था, क्योंकि वो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेज आ जाता है ना। ये तो इस केस में कैसा हो जाएगा? इंटरनल फोर्स हो जाएगा सिस्टम के लिए, सर है ना? तो हमारा वर्क डन कंजर्वेटिव है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का वर्क डन कंजर्वेटिव? दोनों ही वर्क डन कंजर्वेटिव है, तभी तो कैंसिल आउट कर रहे हैं एक दूसरे को। सर तो हमने फिर W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा U क्यों नहीं लिखा?
नीचे वाले केस में ना, यहाँ पे क्या आया देखो, माइनस आया, माइनस फ्रॉम इंफिनिटी टू दिस पॉइंट हम लेके आए, सर आप एक बार क्वेश्चन दिखा देंगे? बेटा 4 पार्टिकल है कोने पे Q1 Q2 Q3 सर Q4 इक्वल स्क्वायर है, के। चार्ज इक्वल्स है। अरे यार उससे क्या फर्क पड़ेगा, नहीं सर, ऑब्वियसली वेरिएबल इक्वल नहीं है। क्या? वेरिएबल बढ़ जाएंगे ना इसलिए। अरे सर सब अलग अलग, ध्यान से देख लो किस कोने पे कौन सा रखा है, आंसर पे फर्क पड़ेगा उससे, ठीक है। हो गया सर। ठीक है, तो ये तुम कह रहे हो यहाँ पे माइनस साइन क्यों नहीं लगाया हमने? यस सर, जब हमने डेल्टा इज इक्वल टू लिखा ना तो माइनस डब्ल्यू नहीं लगाया। फिर u इनिशियल माइनस u फाइनल आपको लिखना पड़ेगा उस केस में, तो वो u इन्फिनिटी माइनस u b, यहाँ तो प्लस ही आ गया ना हमारे पास। ठीक है, अपना लिखेंगे तो फिर लगा सकते हैं माइनस साइन भी, तो यहाँ पे इनिशियली cos 180 नहीं लेंगे, फिर कुछ तो गड़बड़ हो रही है यहाँ, माइनस की गड़बड़ क्यों हो रही है? कि क्यों फोर्स राइट में डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट में है, अगर एफ डॉट डी एस तो यही आना चाहिए। एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस वन बाय एक्स। यार इसको अगर लॉजिकली सोच रहे हैं कि जो भी वर्क किया है, पहली सर बात तो हम लिमिट पॉजिटिव वर्क कैसे आ रहा है इसका? सर वहाँ आपने एक एक्स्ट्रा माइनस ले लिया ना। पॉजिटिव वर्क तो आना ही नहीं चाहिए था, इसका फोर्स राइट में है, डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट में है। सर आपने जब होल इंटीग्रेट किया ना, उसमें आपने एक और एक्स्ट्रा माइनस ले लिया। कहाँ एक्स्ट्रा लिया है, यही वाला माइनस तो लिखा हुआ है। वर्क डन तो नेगेटिव आना चाहिए था, क्या के क्यू एन क्यू टू एक्स स्क्वायर सर वो फोर्स है वन बाय राइट। आर माइनस वन बाय इंफिनिटी होगा ना, क्या? फाइनल आर सर 1/r minus 1/infinity। वन बाय माइनस वन बाय आर प्लस वन बाय इंफिनिटी होगा ना। नहीं सर, सर बाहर फाइनल माइनस इनिशियल होगा तो 1/r minus 1/infinity होगा ना। नहीं भाई, अच्छा, वो माइनस बाहर नहीं लिया ना। नहीं सर, बराबर है वो भी सर, बराबर। सब तो सही है, फिर गलत क्यों आ रही है? सर हम वर्क डन भी इनिशियल टू फाइनल नहीं देते कि अगर ए 1 पॉइंट से 2 पॉइंट तक जा रहा है तो नहीं, वर्क वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ डन। यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट, इंफिनिटी से टू अ पॉइंट ही लाया जाता। अच्छा, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एज, मैंने यहाँ डेफिनेशन नहीं लिखी ना, लिखी है हाँ, ठीक है, तो यहाँ लिख लो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं आएगा, ये एक्सटर्नल एजेंट आएगा फिर। अगर इंफिनिटी टू अ पॉइंट ले रहे हैं हम, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट ठीक है ना, इन ब्रिंगिंग चार्जेस
फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट, इंफिनिटी से किसी पॉइंट पे लेके आएंगे एक्सटर्नल एजेंट के वर्क डन को, तो हम कहेंगे ये इलेक्ट्रिक नहीं, एक्सटर्नल लिख लो यहाँ पे, क्योंकि वरना मैच नहीं होगा वो, है ना। और एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन और इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन वो सेम आ रहा है, ये हमें पता है, ठीक है ना। पर अंतर यही है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो क्या हो जा रहा है, इंटरनल फोर्स हो जा रहा है, और एक्सटर्नल फोर्स का जो वर्क डन होता है वही तो क्या हो जाता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना। वो काइनेटिक एनर्जी तो जीरो है वैसे, क्या लोचा है, ठीक है। तो यहाँ cos 180 नहीं आएगा फिर, है ना, -1 नहीं आएगा, ये माइनस नहीं आएगा, कुछ सर तो बात है। बोलो। सर फिर ये तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिखा है ना आपने, तो ये तो माइनस आएगा ही ना उसमें, लास्ट में जब अरे भाई पोटेंशियल से लिख रहे हैं तो फाइनल का अपना लिखा है ना मैंने, cos 180 हटा दिया है, थोड़ा ध्यान भी दिया करो क्या कर रहा हूँ मैं उसके ऊपर। cos 180 हटा दिया, f की वैल्यू तो सेम ही रहेगी ना, ठीक है। तो ये आया, अब कह सकते हैं। कुछ तो इसमें लोचा लग रहा है, चलो नेक्स्ट क्लास में मैं कंफर्म बताता हूँ, अभी तो बताओ इसका आंसर क्या है। सर के Q1 Q2 बाय प्लस के Q1 कितने Q3 टर्म्स बाय आए पहले ये बताओ। 6 आए सर। सर K by R into Q1 Q2 plus Q. अच्छा, चलो तो बेसिकली 4 है, 4 में से 2 चुनना है, तो 4C2 यानी कि 6 टर्म्स आने चाहिए टोटल। तो पहले के Q1 Q2 बाय L प्लस के Q1 Q3 बाय L√2 प्लस के Q1 Q4 बाय L, Q1 का सबके साथ हो गया, प्लस के Q2 Q3 बाय L प्लस के Q2 Q4 बाय L√2, Q2 का सबके साथ हो गया, प्लस के Q3 Q4 बाय L। लिख पाए सभी लोग, बोलो भाई, Yes sir. कोई दिक्कत। नो तो पोटेंशियल एनर्जी तो इजीली क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। अब इसके ऊपर कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि आपको पता है एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर बेस्ड होंगे क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो देखो, मान लो कि आपके पास 2 चार्जेस हैं, एक Q है और एक -4Q है, ओके, और ये सेपरेशन R पर है एट रेस्ट, ठीक है। तो A and B are released from rest find speed of A when separation between them is R/4। ट्राई करो।
सर हाँ बोलो। सर चार्जेस को साइन के साथ पुट करने का या फिर ओनली मैग्नीट्यूड? अब ये सोचना पड़ेगा बेटा, पोटेंशियल एनर्जी में विद साइन पुट करना है। अगर पोटेंशियल एनर्जी के लिए पूछ रहे हो तो पुट चार्जेस विद साइन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। ओके सर। सर मास दिए हुए? हाँ मास भी देना होगा, सॉरी। ओके। हो गया सबसे? यस सर। तो देखो फाइनल स्टेट के अंदर ए जो होगा, 1 मिनट सर, हो गया। ठीक है ट्राई कर लो। 1 मिनट सर। यस सर, हो गया। ठीक है, तो मैं बस क्या करूँगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। एक तो एनर्जी कंजर्वेशन कर सकते हैं, और एक इनिशियल मोमेंटम, ये इक्वल होगा फाइनल मोमेंटम के, क्योंकि सिस्टम के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो कि इंटरनल फोर्स है, ठीक है। तो इनिशियली मोमेंटम 0 है। फाइनली मोमेंटम अगर हम देखें तो mv1 राइट को पॉजिटिव मानते हुए माइनस 2mv2, यहाँ से v1 की वैल्यू 2v2 आ गई हमारे पास। दूसरा इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हम लिख सकते हैं k q माइनस 4q बाय r, काइनेटिक एनर्जी 0, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी k q माइनस 4q बाय r बाय 4 प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ mv1 स्क्वायर प्लस हाफ 2mv2 स्क्वायर। ये हमारे पास दो इक्वेशन है, दो अननोन है, यहाँ से हम v1 और v2 निकाल सकते हैं। क्या वैल्यू आई थी वैसे v1 की सॉल्व करके? अरे बोलो। वो सर A by RM. रूट के क्यू रूट स्क्वायर बाय 16 एम सर 8 इंटू रूट 6 के स्क्वायर बाय 17 एम 8 इंटू रूट 6 के स्क्वायर,
सर 8 बाहर आएगा। 8 इंटू रूट 6 k q square by 17 mr। रूट के अंदर यस सर 6 by 17। बोलो भाई, किसी को कोई डाउट? सिंपली एनर्जी कंजर्वेशन का क्वेश्चन है कि नहीं? कोई डाउट? तो आपकी मैकेनिक्स यूज हो रही है और कुछ नहीं है। चलो अब जैसे एक और कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है और ये फिक्स्ड है, ओके। यहाँ इन्फिनिटी से आप एक प्लस 2q चार्ज मास m के पार्टिकल को v0 वेलोसिटी से भेजते हो, ठीक है ना? तो आपको बतानी है क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। ऐसा सोच के देखो कि जैसे जैसे प्लस 2q पास आएगा, रिपल्सिव फोर्स की वजह से उसकी स्पीड घटती जाएगी, है ना? तो ऐसे स्पीड घटती जाएगी और कहीं जाके जीरो हो जाएगी और फिर वो लौट जाएगा। तो ये जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच है यही आपको बतानी है। हो गया सर। बाकी सबका भी हो गया? यस सर। राइट। ठीक है, तो ये तो और भी इजी है। इसमें एक्चुअली आपका ये फिक्स दे दिया है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ जाके स्पीड जीरो हो जाती है, बस एनर्जी कंजर्व करनी है। ठीक है ना? तो इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट पे जीरो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, फाइनली पोटेंशियल एनर्जी k q 2q बाय x, और फाइनली काइनेटिक एनर्जी जीरो। x की वैल्यू आपको मिल जाएगी k या 4k q स्क्वायर बाय एम वी नॉट स्क्वायर। क्लियर है? यस। तो ऐसे सारे क्वेश्चन आपने किए हैं पहले, है ना, एनर्जी कंजर्वेशन के अंदर। तो ये सेम क्वेश्चन है, 2q m, इनफाइनाइट सेपरेशन है और यहाँ एक चार्ज रखा गया है q रेस्ट पर ये फिक्स्ड नहीं है। तो अब आपको बताना है क्लोजेस्ट डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। दोनों क्वेश्चन में बस डिफरेंस ये है कि ऊपर q फिक्स था, नीचे q फिक्स नहीं है। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, सेकंड इसी का पोटेंशियल मास, क्या? सर सेकंड का मास क्या है?
अच्छा हाँ, मास देना भूल गया फिर मैं। हाँ, इसी पोटेंशियल एनर्जी को इंटरेक्शन एनर्जी भी बोला जाता है, याद रखना मॉड्यूल वगैरह में अगर क्वेश्चन हो, इंटरेक्शन एनर्जी भी कहते हैं। ओके ठीक है, तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट लग जाएगा? इसमें कॉन्सेप्ट ये लग जाता है, ये स्प्रिंग वाले क्वेश्चन अगर आपने सर वेलोसिटी इक्वल कर दें या फिर हाँ। मोमेंटम इक्वल करके रोकना है, क्या ऐसा करेंगे सर? दो ऑप्शन। आप जो स्प्रिंग वाला क्वेश्चन करते थे, याद करो, दो ब्लॉक को स्प्रिंग से कनेक्ट कर दें और पीछे वाले को स्पीड दे दें और पूछें कि स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा। ऐसा क्वेश्चन किया होगा आपने। तो ये सेम क्वेश्चन है यहाँ के केस में भी और यहाँ के केस में भी। पार्टिकल्स के बीच में मिनिमम सेपरेशन तब आती है जब दोनों पार्टिकल्स सेम वेलोसिटी से चलें और वो वेलोसिटी हो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। या मैं ऐसा कह सकता हूं कि सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में जब दोनों रेस्ट पे आ जाते हैं उस समय पर इनके बीच का सेपरेशन मिनिमम हो जाता है। तो क्लास 11th में अगर आपने ये वाले क्वेश्चन किए हैं तो वहां से ये चीज आपको पता लगेगी कि कंप्रेशन इज मैक्सिमम व्हेन, ये अगर A है ये अगर B है, वेलोसिटी ऑफ A इज वेलोसिटी ऑफ B इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। बात समझ आई? तो इनके लिए वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास में पहले ही निकाल लेता हूं, हो जाएगी mv0 प्लस 0 अपॉन m प्लस 2m, यानी कि v0/3। तो जब दोनों v0/3 सेपरेशन वेलोसिटी से चल रहे होंगे उस समय इनके बीच की सेपरेशन कैसी होगी? मिनिमम होगी। तो ये 2q और m ये चलेगा v0/3 से, और ये आपका q और 2m ये भी चलेगा v0/3 से। उस समय मान लेते हैं सेपरेशन x है। अब वही u इनिशियल प्लस k इनिशियल, ये होना चाहिए u फाइनल प्लस k फाइनल। इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट सेपरेशन है इसलिए 0। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv0²। फाइनली पोटेंशियल एनर्जी k q 2q बाय x, और काइनेटिक एनर्जी हमें पता ही है हाफ m v0/3 का स्क्वायर प्लस हाफ 2m v0/3 का स्क्वायर। कोई कर पाया था ये? यस सर, इक्वेशन लिख दी थी, सॉल्व भी Yes, कर। sir. Q² by mv0। क्या आया आंसर? Yes, 6k q² by mv0²। बहुत बढ़िया, परफेक्ट, क्लियर है? तो ऐसे और भी कई सारे क्वेश्चन करेंगे हम, एनर्जी कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के ऊपर भी जब हम पोटेंशियल पढ़ लेंगे। तो आज तो हमने सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा है, जिसमें हाँ अब श्योरली आप ये याद रख सकते हो कि बेसिकली वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फोर्सेस इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो जो भी आपको ऐसा सोच के देखो, लॉजिकली सोच के देखें अगर हम, तो हम जो वर्क इनपुट करेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट, वही तो किसी सिस्टम में जाके स्टोर हो सकता है कि नहीं? सिस्टम का खुद का फोर्स तो खुद की एनर्जी बढ़ाने वाला है नहीं। तो हमने जो एक्सटर्नली फोर्स लगा के सिस्टम को बनाने में मेहनत की है,
वो सारा का सारा वर्क उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में जाके भर जाता है। तो जो भी कंजर्वेटिव एक्सटर्नल फोर्सेस हैं उन सभी का जो वर्क डन है वही सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में जाता है। और सिर्फ एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, KQ1Q2/R। जैसे ग्रेविटेशन में नेगेटिव आती है -GM1M2/R, यहाँ KQ1Q2/R। कोई डाउट? नो। तो आज डिस्कशन की वजह से ज़्यादा टाइम नहीं मिला तो पोटेंशियल शुरू नहीं हो पाया। अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे, ठीक है? चलो, होमवर्क मैं आपको लिख के भेज दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप पे, ठीक है? थैंक यू, बाय। Bye sir, have a nice day. Bye Thank you, sir, sir. thank you sir. बाय।